vengeance. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो आज मैं इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये एक डिटेक्टिव थ्रिलर है, तो जो लोग इसको सुपर हीरो मूवी समझ के जा रहे हैं तो भाईजान ना जाएं। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर की। तो मूवी के डायरेक्टर मैट रीव्स हैं, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन इनकी सबसे मशहूर फिल्म जो है ना वो है राइज़ ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स और डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और लेट मी इन मुझे इनकी बहुत पसंद है। एज अ डायरेक्टर इन्होंने इस मूवी में बहुत कमाल काम किया है। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी बहुत बड़ी मास्टरपीस है। जब मैट रीव्स को एज अ डायरेक्टर चूज़ किया गया वार्नर ब्रदर्स की तरफ से, तो उस वक्त जो बैटमैन थे वो बेन एफ्लेक थे। उनके साथ ये बैटमैन के ऊपर फोकस्ड एक सोलो फिल्म बनानी थी, लेकिन उस आइडिया को ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, वो एग्री नहीं हो सके और उनको फिर इस प्रोजेक्ट से किनारा कशी करनी पड़ी। इसके बाद मैट रीव्स ने इस स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा और इसको डायरेक्ट किया, और फिर जुलाई 2019 में रॉबर्ट पैटिसन को इस रोल के लिए चूज़ किया गया। शुरू में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि यार रॉबर्ट पैटिसन को क्यों चूज़ किया गया है, वो तो ट्वाइलाइट वाला हीरो है, वो तो ये है, वो तो वो है। लेकिन भाई इन्होंने दिल लगा के इस रोल को अदा किया है। एज अ एक्टर इन्होंने अपना फुल 100% दिया है, और जो लोग इन पे तनकीद करते थे वही बाद में इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो भाई स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बैटमैन को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं अपने गॉथम सिटी पे एज अ बैटमैन स्टार्ट किए हुए, लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 मिनट का सीक्वेंस है, मैं कहता हूँ पूरी मूवी का खूबसूरत तरीन सीक्वेंस है और बेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बैटमैन इन एवर हिस्ट्री ऑफ बैटमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स। अच्छा, अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि किसने अच्छा पोर्ट्रे किया किसने नहीं किया। मेरे हिसाब से भाई हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने हिसाब से, अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। इस पर डिटेल वीडियो किसी और दिन बना लेंगे कि भाई किसके क्या चीज़ें अच्छी थी, किसकी क्या चीज़ें नहीं अच्छी थी। तो अभी फ़िलहाल अपन चलते हैं बैक टू द स्टोरी। तो भाई जो रिडलर है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, जो कि सब पूरी गॉथम सिटी को पता है कि ये करप्ट हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर देता है और मारना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि मेरा बड़ा प्लान है जो मैं सबके सामने रिवील करूंगा। अब डिटेक्टिव गॉर्डन जो है गॉथम पुलिस डिपार्टमेंट का, उसको बैटमैन बड़ा पसंद है, उसका वो बड़ा अच्छा दोस्त है, उस पर वो भरोसा करता है और वो कहता है कि ये हमारी मदद करेगा। लेकिन बाकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इसको विजिलेंट ही समझता है, बागी समझता है, कानून अपने हाथ में लेने वाला समझता है, तो वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते नहीं हैं और बेसिकली इसको पकड़ना चाहते हैं और जेल के अंदर ढकना चाहते हैं। और इसी बात पे ये सारी मूवी फोकस करती है। बैटमैन के डिटेक्टिव साइड को उन्होंने दिखाया हुआ है रादर देन उसके सुपर हीरो साइड की। और अभी ये उसका स्टार्ट है, अभी 2 साल ही हुए हैं उसे एज अ ये मास्क क्रूसेडर बने हुए। तो उसका शुरू के जो स्ट्रगल्स हैं वो कैसे अपनी हालात वाक़यात को कंट्रोल करता है, अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करता है एज अ बैटमैन, एज ब्रूस वेन, वो इस मूवी में बड़े शानदार तरीके से दिखाया है। और एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि यार उसको जब गोली लगती है वो बेहोश भी हो जाता है। मतलब एक इंसान दिखाया है, ये नहीं दिखाया कि भाईजान हर चीज़ मौला जट वाली फीलिंग के 80 बंदे मार देगा और ये और वो, और बड़ा अच्छे सीक्वेंस इसमें फिल्माए गए हैं। अब हर मर्डर मिस्ट्री के बाद ना जो रिडलर है, जो मेन विलन है, वो एक क्लू या एक रिडल छोड़ देता है बैटमैन के लिए कि मुझे पकड़ लो, और फिर इसी रिडल्स को सॉल्व करके, इन क्राइम्स को कनेक्ट करके जो बैटमैन है वो उसको पकड़ता है, और इसी पे सारी ये स्टोरी बेस्ड करती है। और मीनवाइल जो ब्रूस वेन है वो अपने ख़ानदान के सीक्रेट्स भी इस सारी मर्डर मिस्ट्री के अंदर रिवील हो जाते हैं उसके सामने। उसको पता लग जाता है कि मेरे जो मतलब ख़ानदान है वो इतना अच्छा ख़ानदान नहीं है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं जिसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एल्फ्रेड का करैक्टर एंडी सर्कस ने किया, और इनका करैक्टर बहुत थोड़ा था। एज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए था ब्रूस वेन के साथ, बैटमैन के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है इन कॉमिक्स में भी और पिछली फिल्मों में भी। तो इनका कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे पहले जो अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट वो ये है कि इस मूवी का म्यूज़िक इस मूवी के थीम के साथ बिल्कुल मैच करता है, और माइकल गियाचिनो ने इतना बेहतरीन स्कोर दिया है, बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक, मैं कहता हूँ आपकी रूह खुश हो जाती है। आप कभी वैसे ही उसके यूट्यूब पे बैटमैन म्यूज़िक बाय माइकल गियाचिनो लिखें, आपका मैं कहता हूँ कमाल। और जो दूसरा बड़ा पॉइंट इस मूवी का और मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट वो है सिनेमाटोग्राफी। ग्रेग फ्रेजर ने इतनी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी
दी है। सिनेमेटोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि लाइटिंग कैसी है, थीम कैसा है, सेट कैसे हैं, लेंस कौन सा यूज़ होगा, एंगल कौन सा यूज़ होगा, शेड्स कौन से यूज़ होंगे, सेटिंग क्या होगी, दिन होगा रात होगा तो कौन सा एंगल बेहतरीन किस्म से, और सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनेमैटिक ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी बहुत बड़ी मास्टरपीस है। आपको एंगल्स इतने अच्छे देखने को मिलते हैं, लाइटनिंग इतनी अच्छी जो करेक्टर्स के साथ मैच करती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, इस मूवी में जो एक्टर्स हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। वो बेशक बैटमैन का रॉबर्ट पैटिसन हो या कॉलिन फैरल का द पेंगुइन बेसिकली मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है क्योंकि उसमें कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी बैटमैन को नथ पाई रखता है। और कॉलिन फैरल का जो मेकअप था, मतलब मेकअप डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया इस मूवी में, और एक्टिंग उनकी इतनी लोगों को पसंद आई है कि अब सिर्फ पेंगुइन के ऊपर अलहदा से एक सीरीज़ बन रही है जिसमें वो दिखाएंगे कि ये किंग पिन कैसे बना, इतना शातिर दिमाग इसका कैसे है कि ये अब एक माफिया किंग बन चुका है। और भाईजान ये दो सीन जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि बैटमैन की आज तक की जितनी भी मूवीज़ बनी है ना, उसमें हीरोइक सीन जितने भी हैं उसमें ये दोनों बेस्ट हैं, सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। अब भाईजान आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, और सबसे बड़ा इस मूवी का सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये 3 घंटे लंबी मूवी है और इसकी जो पेस है वो उससे भी ज़्यादा स्लो है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी बिल्ड होती है, पता लग रहा होता है, कैरेक्टर्स रिवील हो रहे होते हैं, उनकी स्टोरियाँ आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। मतलब ये अगर कोई इसमें आधा घंटा या 20-40 मिनट की ये कम हो सकती थी ईजीली, फिर भी ये स्टोरी बेहतरीन होती, लेकिन वो एक्सट्रीमली उसको एक्सप्लेन करने में चला गया डायरेक्टर। दूसरा पॉइंट कि स्टोरी और एंडिंग वो बहुत अच्छी हो सकती थी, इसको थोड़ा सा और टाइम देते तो एक अच्छी स्टोरी और एंडिंग हमें देखने को मिलती। एंडिंग मेरे हिसाब से कोई इतनी ज़्यादा ख़ास थी नहीं। और तीसरी जो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छे सीन थे ना, बेस्ट वाले सीन थे, वो ट्रेलरों में डाले हुए थे, और उसके बाद जोकर को रिवील कर दिया। भाई अगले इसके लिए कुछ तो छोड़ दो। IMDb और रॉटन टोमेटो दोनों पे ये मूवी ऑलरेडी हिट हो चुकी है, मतलब क्रिटिक्स को तो पसंद आई है। और ओपनिंग वीकेंड को अगर हम देखा जाए तो ये इसने 258 मिलियन वर्ल्ड वाइड इस 3 दिनों में कमाया है, तो मतलब ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। अब इसका ओवरऑल रन जो भी होगा, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड जो भी होगा, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी मूवी है और हर किसी को देखनी चाहिए। हाँ, मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन हर मूवी परफेक्ट तो नहीं होती ना। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। पसंद ही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।